क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ क्यों हैं? ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? क्या भगवान है? या फिर यह सब कुछ विज्ञान के नियमों से ही बना है? ये वो सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को परेशान करते आए हैं। लेकिन आज हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे उस महान वैज्ञानिक के साथ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में लगा दी। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जो अपने शरीर से पूरी तरह लाचार था, लेकिन उसका दिमाग पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करता था। एक ऐसा वैज्ञानिक जो व्हीलचेयर पर बैठकर भी ब्लैक होल्स के रहस्यों को सुलझा रहा था। एक ऐसा विचारक जिसने आइंस्टाइन के बाद ब्रह्मांड को समझने के तरीके को ही बदल दिया। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस की। यह किताब उन 10 बड़े सवालों के जवाब देती है जो हम सबके मन में कभी न कभी उठते हैं। दोस्तों, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम एक अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लेकिन कभी-कभी रात में आसमान की तरफ देखते हुए या किसी शांत पल में ये सवाल हमारे मन में जरूर आते हैं। यह किताब हॉकिंग के जीवन के आखिरी वर्षों में लिखी गई थी। उनकी मृत्यु के समय यह अधूरी थी, लेकिन उनके परिवार और वैज्ञानिक साथियों ने इसे पूरा किया। यह उनकी विरासत है, उनके सवालों, उनके जवाबों और उनकी उत्सुकता की विरासत। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, क्या ब्लैक होल के अंदर क्या है, क्या टाइम ट्रैवल संभव है और क्या हम पृथ्वी पर बचे रह पाएंगे। हम बात करेंगे विज्ञान की, लेकिन एक दोस्त की तरह आसान भाषा में। बने रहिए हमारे साथ। अध्याय, क्या भगवान है? क्या आपने कभी सोचा है, जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? ये सब किसने बनाया? प्राचीन समय में जब लोग बिजली चमकते या तूफान आते देखते थे तो उन्हें लगता था कि यह देवताओं का काम है। यहाँ तक कि वाइकिंग्स जैसे बहादुर लोग भी प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए सुपरनैचुरल पावर्स पर भरोसा करते थे। लेकिन आज साइंस हमें इन सवालों के बेहतर और ज्यादा सटीक जवाब देता है। फिर भी बहुत से लोग धर्म से जुड़े रहते हैं, क्योंकि धर्म उन्हें सुकून देता है, जबकि विज्ञान को वे या तो समझ नहीं पाते या उस पर भरोसा नहीं करते। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि उनका भगवान से कोई झगड़ा नहीं है। वो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। अब सोचिए, राहुल नाम का एक लड़का है जो हर चीज पर सवाल करता है। ये क्यों होता है? वो कैसे काम करता है? जब वो अपने माता पिता से पूछता है तो जवाब मिलता है, भगवान ने ऐसा बनाया है। लेकिन राहुल उस जवाब से संतुष्ट नहीं होता। उसे रीजन चाहिए। वो समझना चाहता है कि चीजें एक्चुअली कैसे चलती हैं। लगभग 300 BCE में अरस्तु नाम के एक दार्शनिक ने भी ऐसे ही सवाल पूछे थे। जब चंद्र ग्रहण होता था, लोग कहते थे कि यह देवताओं का संकेत है। लेकिन अरस्तु ने हिम्मत की और पूछा, क्या सच में ऐसा है? उन्होंने आसमान को ध्यान से देखा और एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि ग्रहण असल में पृथ्वी की छाया होती है जो चांद पर पड़ती है, कोई दैवी घटना नहीं। यह खोज इंसान की सोच के इतिहास में एक बड़ा मोड़ थी। अरस्तु ने इसके बाद सूरज, पृथ्वी और चांद के बीच के सही संबंध को दर्शाते हुए चित्र बनाए और फिर उन्होंने और भी अद्भुत बातें खोजी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि वह सूरज की ऑर्बिट में घूमती है। उन्होंने यह भी बताया कि तारे, स्टार्स, आकाश में छेद नहीं हैं, बल्कि वे भी हमारे सूरज जैसे डिस्टेंट सन्स हैं। सोचिए, उस समय ये कितनी हैरान करने वाली खोज रही होगी। इससे यह साफ हुआ कि ब्रह्मांड किसी जादू या रहस्य से नहीं, बल्कि लॉज से चलता है। ऐसे लॉज ऑफ नेचर जिन्हें इंसान समझ सकता है। हॉकिंग कहते हैं कि प्रकृति के इन नियमों की खोज ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। जैसे टेनिस में गेंद हमेशा वहीं जाती है जहां उसके नियम कहते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी इन लॉज ऑफ फिजिक्स से संचालित होता है।
चाहे वह खिलाड़ी की मसल एनर्जी हो या मैदान की ग्रास ग्रोथ, हर चीज एक निश्चित नियम का पालन करती है। और सबसे अहम बात, ये फिजिकल लॉज न सिर्फ अपरिवर्तनीय हैं, बल्कि यूनिवर्सल भी हैं। वे केवल गेंद की गति पर ही नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल, तारों की रोशनी और पूरे ब्रह्मांड की हर गतिविधि पर लागू होते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए गए कानूनों के विपरीत लॉज ऑफ नेचर को तोड़ा नहीं जा सकता, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ नियमों से तय है, तो भगवान की क्या भूमिका है? यही साइंस और रिलीजन के बीच सबसे बड़ा टकराव है। उदाहरण के लिए, निखिल, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमेशा चीजों के पीछे का कारण ढूंढता है। जब वह अपनी माँ से पूछता है, बारिश क्यों होती है, तो माँ कहती हैं, भगवान की कृपा है। लेकिन निखिल जानता है कि यह वाटर साइकिल की वजह से होता है। कैसे सूरज पानी को इवेपोरेट करता है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो क्या इसका मतलब है कि भगवान नहीं है, या फिर भगवान इन्हीं नियमों में छिपे हैं? हॉकिंग कहते हैं कि वे भगवान शब्द का इस्तेमाल आइंस्टीन की तरह करते हैं, किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि लॉज ऑफ नेचर के प्रतीक के रूप में। उनके अनुसार भगवान के मन को जानना मतलब प्रकृति के नियमों को समझना है। उनकी भविष्यवाणी थी कि हम इस सदी के अंत तक भगवान के मन को समझने के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल अब भी बाकी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और क्या इसके लिए सच में भगवान की जरूरत है? अध्याय 2, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड इट ऑल बिगिन? सोचिए जरा दोस्तों, शेक्सपियर के हैमलेट में एक मशहूर लाइन है, आई कुड बी बाउंडेड इन अ नटशेल एंड काउंट माई सेल्फ अ किंग ऑफ इन्फिनिट स्पेस। यानी, मैं अगर एक अखरोट के खोल में भी बंद हो जाऊं, तो भी खुद को अनंत अंतरिक्ष का राजा मान सकता हूं। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ यह है, भले ही हम इंसान शारीरिक रूप से सीमित हैं, लेकिन हमारा मन पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। कृष्णा, जो एक स्कूल टीचर हैं, अपने बच्चों से पूछती हैं, क्या यूनिवर्स अनंत है या बस बहुत बड़ा? क्या इसकी कोई शुरुआत थी? क्या ये हमेशा रहेगा? बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है भगवान ने बनाया, कोई कहता है ये हमेशा से था। लेकिन कृष्णा मुस्कुराकर कहती हैं, विज्ञान के पास इन सवालों के और बेहतर जवाब हैं। प्राचीन काल से इंसान इन रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा है। सेंट्रल अफ्रीका के बोशोंगो जनजाति के अनुसार शुरुआत में केवल अंधेरा, पानी और महान देवता बुम्बा थे। एक दिन बुम्बा को पेट दर्द हुआ और उन्होंने सूरज को उगल दिया। सूरज ने पानी सुखा दिया और जमीन बन गई। फिर उन्होंने चांद, तारे और जानवरों को जन्म दिया, तेंदुआ, मगरमच्छ, कछुआ और अंत में इंसान। ऐसी सृष्टि की कहानियां हर संस्कृति में हैं। लेकिन 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया की सोच ही बदल दी। उन्होंने पेश किया अपना सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी। इसने बताया कि स्पेस और टाइम कोई स्थिर मंच नहीं है, बल्कि ये खुद ब्रह्मांड में मौजूद मैटर और एनर्जी से प्रभावित होते हैं। यानी ब्रह्मांड खुद अपने नियमों से आकार लेता है। अब सोचिए, रोहित, जो फिजिक्स का छात्र है, पूछता है, कैसे पूरा यूनिवर्स एक बिंदु से शुरू हो सकता है? उसके प्रोफेसर मुस्कुराकर कहते हैं, सोचो रोहित, एक गुब्बारा जो धीरे धीरे फूल रहा है। अगर उसकी सतह पर छोटे बिंदु बनाओ, तो जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, वे बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक यही हमारे यूनिवर्स के साथ हो रहा है। 1920 के दशक में एडविन हबल ने कैलिफोर्निया की माउंट विल्सन वेधशाला से एक अद्भुत खोज की। उन्होंने पाया कि जो धुंधले प्रकाश के धब्बे हम नेबुला समझते थे, वे दरअसल अदर गैलेक्सीज थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वे सब हमसे दूर जा रही थीं, और जो जितनी दूर थीं, वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। यानी यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक रेवोल्यूशंस में से एक थी।
अगर गैलेक्सियां अब दूर जा रही हैं तो कभी वे पास रही होंगी। गणनाओं से पता चला कि लगभग 13 से 15 अरब साल पहले सब कुछ एक ही बिंदु पर केंद्रित था। वहीं से सब शुरू हुआ, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। लेकिन एक मुश्किल सवाल उठा, अगर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो किसने शुरू किया? कई वैज्ञानिकों को यह विचार असहज लगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि फिजिक्स यहां जवाब देना बंद कर देती है और तब जरूरत पड़ती है किसी बाहरी शक्ति की, जिसे लोग भगवान कहते हैं। लेकिन फिर आए स्टीफन हॉकिंग और रॉजर पेनरोस। दोनों ने मैथमेटिकल थ्योरम्स से साबित किया कि अगर आइंस्टाइन का सिद्धांत सही है तो ब्रह्मांड की शुरुआत निश्चित रूप से हुई थी। अब असली रहस्य आता है, हाउ कैन एन एंटायर यूनिवर्स इमर्ज फ्रॉम नॉटिंग? यहां समझिए एक सरल उदाहरण। मान लीजिए एक आदमी समतल जमीन पर एक पहाड़ी बनाना चाहता है। वो मिट्टी लेकर पहाड़ी बनाता है, लेकिन साथ ही एक पिट यानी गड्ढा भी खोद देता है। इससे एक तरफ ऊंचाई है, दूसरी तरफ गहराई। दोनों का कुल मिलाकर संतुलन शून्य है। यही सिद्धांत ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। जब बिग बैंग हुआ तो उसने बहुत बड़ी मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी बनाई, लेकिन उसी समय उतनी ही नेगेटिव एनर्जी भी पैदा हुई। दोनों मिलकर शून्य यानी जीरो बनाते हैं, परफेक्ट बैलेंस। इसका मतलब है ब्रह्मांड को बनने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं थी। यह खुद अपने नियमों से उत्पन्न हुआ। हॉकिंग कहते हैं, द यूनिवर्स इज द अल्टीमेट फ्री लंच, यानी यह ब्रह्मांड प्रकृति की तरफ से सबसे बड़ा फ्री लंच है, कुछ नहीं से सब कुछ। और यही है स्टीफन हॉकिंग का जादू। वो हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड जितना रहस्यमय है, उतना ही समझ में आने लायक भी है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या इसका कोई अंत भी होगा? उस जवाब के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अब हम आते हैं उस सवाल पर जिसने हर इंसान को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया है। बिग बैंग से पहले क्या था? और यकीन मानिए, स्टीफन हॉकिंग का जवाब आपको पूरी तरह चौंका देगा। आर्यन, एक कॉलेज छात्र, अपने दोस्तों से बहस करता है, अगर यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई तो क्या होगा? बैंग से हुई तो उससे पहले क्या था? कोई कहता है कुछ नहीं था, कोई कहता है भगवान थे। लेकिन असली जवाब इन दोनों से कहीं ज्यादा गहरा और अद्भुत है। हॉकिंग कहते हैं, एक ब्लैक होल की कल्पना करो जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। ब्लैक होल दरअसल एक ऐसा मैसिव स्टार है जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के दबाव से कोलैप्स होकर एक बेहद छोटा लेकिन अत्यधिक घना बिंदु बन जाता है। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए वह पूरी तरह काला दिखता है। अब जरा सोचो, अगर आप एक घड़ी को ब्लैक होल की ओर फेंको तो जैसे जैसे वह ब्लैक होल के पास जाती जाएगी, उसकी टिकिंग धीमी होती जाएगी, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल इतनी तीव्र है कि यह सिर्फ प्रकाश को नहीं बल्कि टाइम को भी विकृत कर देती है। और जब घड़ी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन सीमा को पार करती है तो समय पूरी तरह स्टॉप हो जाता है। यह इसलिए नहीं कि घड़ी टूट गई, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां समय का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अब यही बात ब्रह्मांड पर लागू होती है। जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते हैं बिग बैंग के क्षण की ओर, ब्रह्मांड छोटा और घना होता जाता है। अंततः यह एक ऐसे बिंदु तक सिमट जाता है जहां पूरा ब्रह्मांड एक अनंत रूप से छोटा, अनंत रूप से घना सिंगुलैरिटी बन जाता है, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। और जैसे ब्लैक होल में समय रुक जाता है, वैसे ही बिग बैंग से पहले समय था ही नहीं। इसका मतलब है कि बिग बैंग से पहले क्या था? यह सवाल ही अर्थहीन है, क्योंकि पहले का मतलब तभी होता है जब समय मौजूद हो। अगर समय की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई तो पहले जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हॉकिंग इसे समझाने के लिए एक सरल उदाहरण देते हैं। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी से पूछें, पृथ्वी का किनारा कहाँ है? लेकिन पृथ्वी स्फेरिकल यानी गोल है, इसका कोई किनारा नहीं।
तो ऐसा सवाल खुद ही गलत है। उसी तरह बिग बैंग से पहले क्या था पूछना वैसा ही है जैसे दिशा का उत्तर पृथ्वी के किनारे पर कौन सी है पूछना। देयर इज नो बिफोर द बिग बैंग बिकॉज टाइम इटसेल्फ बिगैन विथ इट। और यही वह बिंदु है जहां हॉकिंग पारंपरिक क्रिएटर के विचार को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं अगर समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई तो कोई भी क्रिएटर उससे पहले कुछ नहीं बना सकता क्योंकि पहले का अस्तित्व ही नहीं था। यह विचार सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन यह हमें एक नई समझ देता है। टाइम इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ क्रिएशन, नॉट समथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर इट। यानी समय, स्थान और ब्रह्मांड ये सब एक ही पल में साथ शुरू हुए। सोचिए जरा, यह कितना अद्भुत है। हमारा पूरा अस्तित्व समय और स्थान सहित एक ही विस्फोट में जन्मा। कोई पहले नहीं था, कोई बाहर नहीं था, सिर्फ एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग। और दोस्तों, यही है हॉकिंग की सोच की खूबसूरती। वो हमें बताते हैं कि कभी-कभी सबसे गहरे जवाब क्या था में नहीं बल्कि कब शुरू हुआ में छिपे होते हैं। अध्याय 3, क्या ब्रह्मांड में हमारे अलावा और बुद्धिमान जीवन है? इज देयर अदर इंटेलिजेंट लाइफ इन द यूनिवर्स? दोस्तों, क्या आपने कभी रात में तारों को देखकर सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी कोई हमारी तरह सोच रहा होगा? क्या हम वास्तव में अकेले हैं या कहीं दूर किसी ग्रह पर बुद्धिमान जीवन मौजूद है? राहुल, एक खगोल शास्त्री, SETI सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पर काम करता है। हर रात वह रेडियो टेलीस्कोप से अंतरिक्ष के संकेत सुनता है, उम्मीद में कि कहीं से कोई संदेश आए। उसकी बेटी पूछती है, पापा, क्या वाकई एलियन होते हैं? राहुल मुस्कुराता है, बेटा, अगर हम अकेले हों तो यह बहुत अजीब होगा। सोचिए, मिल्की वे गैलेक्सी में ही 200 से 400 अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत गैलेक्सियां। अगर इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हुआ तो बुद्धिमान जीवन की संख्या हमारी कल्पना से भी परे हो सकती है। फर्मी पैराडॉक्स, इटली के वैज्ञानिक एनेरिको फर्मी ने सवाल पूछा, अगर एलियंस हैं तो वे कहाँ हैं? आरती, एक विज्ञान शिक्षक, कहती हैं, इतने सारे ग्रह और जीवन की संभावना, फिर हम उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पाए? इसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। गणित कहता है जीवन होना चाहिए, लेकिन अनुभव में हमें कोई संकेत नहीं मिला। संभावित जवाब, जीवन बहुत दुर्लभ हो सकता है। पृथ्वी जैसी गोल्डीलॉक्स परिस्थितियां शायद कम ही मिलती हों। 2, बुद्धिमान जीवन विकसित होना मुश्किल है। पृथ्वी पर जीवन 3.5 अरब साल पुराना है, लेकिन मानव जैसी सभ्यता केवल लाखों साल पहले आई। 3, उन्नत सभ्यताएं खुद को नष्ट कर देती हैं। परमाणु या उन्नत तकनीक उन्हें खतरे में डाल सकती है। रोहन, एक समाजशास्त्री, कहते हैं, शायद ज्यादातर सभ्यताएं इस खतरे से बच नहीं पाती। हॉकिंग ने भी चेतावनी दी थी कि मानवता अगले कुछ 100 सालों में जोखिम में हो सकती है। हॉकिंग ने चेताया, अगर हम एलियंस से संपर्क करें तो परिणाम कोलंबस और मूल अमेरिकियों जैसी हो सकती है। एक उन्नत सभ्यता दोस्ताना हो भी सकती है और खतरनाक भी। हमें सावधानी बरतनी होगी। दशकों से हमने अंतरिक्ष को सुना, लेकिन केवल चुप्पी मिली। इसे द ग्रेट साइलेंस कहते हैं। कृष्णा सोचती हैं, शायद यह अच्छी बात है। ब्रह्मांड में आक्रामक सभ्यताएं नहीं हैं, या शायद हम सही तरीका नहीं जानते। रेडियो तरंगों के अलावा उन्नत सभ्यताएं अलग तरीके से संचार कर सकती हैं। हॉकिंग ने कहा, चाहे ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान जीवन हो या न हो, हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी सभ्यता को बचाएं और आगे बढ़ाएं। रोहन कहते हैं, अगर हम अकेले हैं तो यह और भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें चेतना और बुद्धिमत्ता के संरक्षक बनना होगा, या शायद हम अकेले नहीं हैं और एक दिन हम ब्रह्मांडीय पड़ोसियों से मिलेंगे। तब तक हमें तैयार रहना होगा, तकनीकी, नैतिक और बौद्धिक रूप से। लेकिन अभी हमारा काम है सवाल पूछते रहना, खोज करते रहना और सुनते रहना। हॉकिंग कहते थे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स इज वॉट मेक्स अस ह्यूमन। तो दोस्तों,
अगर ब्रह्मांड में जीवन की इतनी अनिश्चितता है, तो क्या विज्ञान हमें भविष्य के बारे में बता सकता है? अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 4, क्या हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं? कैन वी प्रिडिक्ट द फ्यूचर? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको भविष्य पता हो, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कल बारिश होगी या नहीं? अगले महीने स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? या फिर आपके जीवन में कौन सी बेदेखी परेशानी आने वाली है? पुराने जमाने में जब फ्लड्स, अर्थक्वेक्स या पैंडेमिक्स आते थे, तो लोग सोचते थे कि यह सब देवताओं का क्रोध है। प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि देवता मूड स्विंग्स वाले होते हैं, कभी खुश तो कभी गुस्से में। लोग प्रार्थना, यज्ञ और सैक्रिफाइसेस करते थे ताकि देवता उन्हें आशीर्वाद दें और विनाश से बचाएं। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने पैटर्न्स देखना शुरू किया। तारों की चाल नियमित थी, मौसम का चक्र दोहराया जाता था और सूर्य चंद्रमा की स्थिति देखकर ग्रहण की प्रिडिक्शन की जा सकती थी। यह रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। ब्रह्मांड मनमौजी देवताओं से नहीं, बल्कि लॉज ऑफ नेचर से चलता है। राहुल, एक युवा फिजिक्स स्टूडेंट, जब पहली बार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ता है, तो उसे लगता है जैसे उसे जादुई चाबी मिल गई हो। न्यूटन ने दिखाया कि गेंद कहाँ गिरेगी, ग्रह कैसे घूमते हैं और सेब पेड़ से नीचे क्यों आता है। सब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला से समझाया जा सकता है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे सिमन लैपलेस ने एक साहसी दावा किया। अगर किसी एक पल में हम ब्रह्मांड के हर कण की स्थिति और गति जान लें, तो हम भविष्य की हर घटना की गणना कर सकते हैं। सोचिए जरा, एक सुपर कंप्यूटर जो सब कुछ जानता हो, वह बता सके कि कल बारिश होगी या नहीं, या 100 साल बाद कौन सा युद्ध होगा। निखिल अपने प्रोफेसर से पूछता है, तो क्या इसका मतलब हम सब बस प्रोग्राम किए गए रोबोट हैं? क्या हमारे पास फ्री विल नहीं है? प्रोफेसर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, रुको, कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। 20वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने एटम के अंदर झांका, तो उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया। आप किसी कण की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ बिल्कुल सटीक नहीं जान सकते। यह वैसा ही है जैसे आप तेज उड़ती हुई बर्ड की फोटो खींचना चाहते हो। अगर आप उसकी साफ तस्वीर लेते हैं, तो उसकी गति धुंधली हो जाती है, और अगर आप उसकी गति कैप्चर करते हैं, तो उसकी स्थिति साफ नहीं दिखती। इसका मतलब है कि क्वांटम लेवल पर भविष्य तय नहीं है। यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल है। एक इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, वहां भी। हम सिर्फ संभावना बता सकते हैं। अब आता है एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, केओस थ्योरी। कृष्णा अपने बच्चों को समझाती हैं, कल्पना करो, अगर एक तितली चेन्नई में अपने पंख फड़फड़ाती है, तो यह छोटी सी हवा की लहर बढ़ते बढ़ते उत्तर भारत में स्टॉर्म बन सकती है। इसका मतलब है कि जटिल सिस्टम जैसे वेदर, स्टॉक मार्केट या ह्यूमन सोसाइटी में छोटी सी शुरुआती गड़बड़ी बड़े बदलाव ला सकती है। इसीलिए हम कुछ दिनों से ज्यादा का मौसम सटीक रूप से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। रोहित सोचता है, तो क्या हम कुछ भी नहीं जान सकते? नहीं दोस्तों, हम कुछ चीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, ग्रहण या तारों की चाल। लेकिन जहां क्वांटम इफेक्ट्स या कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वहां सर्टेनिटी मुश्किल हो जाती है। स्टीवन हॉकिंग कहते हैं, भले ही हम सब कुछ सटीक रूप से प्रेडिक्ट न कर सकें, लेकिन विज्ञान ने हमें प्रकृति को समझने में बहुत आगे ला दिया है। अब हम देवताओं के गुलाम नहीं हैं। हम लॉज ऑफ नेचर को समझते हैं और उनका उपयोग करते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगर ब्रह्मांड में ऐसी जगह हों जहां ये सारे नियम टूट जाते हों, तो जहां टाइम और स्पेस का कोई मतलब ही न रह जाए। इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले अध्याय में, जब हम झांकेंगे ब्लैक होल के रहस्यमय दिल के भीतर। अध्याय 5, ब्लैक होल के अंदर क्या है? What is inside a black hole? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? या फिर क्या सच में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां फिजिक्स के सारे लॉज ही काम करना बंद कर दें?
आज हम बात करेंगे यूनिवर्स की सबसे अजीब और रहस्यमय जगह के बारे में, ब्लैक होल। रोहित, जो एक स्पेस एंथुजियास्ट है, रातों को आसमान में तारों को देखता रहता है और सोचता है, अगर मैं किसी ब्लैक होल के पास चला जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा। उसके दोस्त मजाक में कहते हैं, भाई फिर तो तू गया काम से। लेकिन असली विज्ञान इससे कहीं ज्यादा थ्रिलिंग है। सोचिए जरा, पृथ्वी से बाहर जाने के लिए हमें लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चाहिए। इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सूरज से बाहर निकलने के लिए यह लगभग 617 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन ब्लैक होल, वहां की एस्केप वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल पाती, और रोशनी की रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कल्पना कीजिए कितना इंसेनली पावरफुल ग्रेविटी होगी वहां। अब आते हैं ब्लैक होल की सबसे खास चीज पर। इसके चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे कहते हैं इवेंट हॉरिजन। यह वह बिंदु है जहां से कोई भी चीज, चाहे मैटर, लाइट या इंफॉर्मेशन, वापस नहीं लौट सकती। वंस यू क्रॉस इट, देयर इज नो वे बैक। निखिल अपनी फिजिक्स क्लास में पूछता है, अगर मैं ब्लैक होल में गिरूं तो मुझे कैसा महसूस होगा। प्रोफेसर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम छोटे ब्लैक होल में गिरे तो तुम स्पैगेटिफिकेशन का शिकार हो जाओगे। यह नाम भले ही मजेदार लगे, लेकिन यह बहुत सीरियस घटना है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि आपके पैरों पर जो खिंचाव पड़ेगा वह आपके सिर पर पड़ने वाले खिंचाव से कई गुना ज्यादा होगा। नतीजा, आपका शरीर खिंचकर स्पेगेटी जैसा लंबा और पतला हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बहुत मैसिव ब्लैक होल में गिरें, जैसे कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर वाला, तो शुरुआत में आपको ज्यादा खिंचाव महसूस नहीं होगा। आप इवेंट होराइजन को भी पार कर जाएंगे बिना किसी दर्द के। लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ेंगे उस जगह की ओर जिसे कहते हैं सिंगुलरिटी। दोस्तों, सिंगुलरिटी वह जगह है जहां ब्लैक होल का सारा मास एक बिंदु में कोलैप्स हो जाता है। यहां डेंसिटी अनंत होती है और स्पेस टाइम पूरी तरह मुड़ जाता है। इस बिंदु पर लॉज ऑफ फिजिक्स काम करना बंद कर देते हैं। यहां समय का कोई मतलब नहीं रहता, न दिशा का, न दूरी का। कृष्णा, जो एक जिज्ञासु छात्रा है, पूछती है, तो क्या जो कुछ भी ब्लैक होल में गिरता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है? यही सवाल स्टीफन हॉकिंग ने भी पूछा था। अब आता है कहानी का बड़ा ट्विस्ट। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी की। ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। वे धीरे धीरे विकिरण उत्सर्जित करते हैं जिसे कहा जाता है हॉकिंग विकिरण। लेकिन यह कैसे संभव है? क्वांटम फिजिक्स के अनुसार स्पेस कभी खाली नहीं होता। हर पल वर्चुअल पार्टिकल पेयर्स बनते रहते हैं। एक कण में पॉजिटिव एनर्जी और दूसरे में नेगेटिव एनर्जी होती है। वे आपस में टकराकर तुरंत गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर यह घटना ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होती है तो एक कण अंदर चला जाता है और दूसरा बाहर निकल जाता है। जो बाहर निकलता है वही है हॉकिंग रेडिएशन। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करता है। अरबों खरबों साल बाद वह धीरे धीरे वॉपोवेटर होकर खत्म हो जाएगा। राहुल और निखिल बहस करते हैं, अगर ब्लैक होल इवेपोरेट हो गया तो उसमें गई सारी इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? यही है आज का सबसे बड़ा मिस्ट्री, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन ब्लैक होल में ऐसा लगता है कि सब कुछ गायब हो जाता है। बाद में हॉकिंग ने सुझाव दिया कि शायद जानकारी हॉकिंग रेडिएशन में किसी एन्कोडेड रूप में बाहर आती है। लेकिन यह कैसे होता है, यह अब तक पूरी तरह समझा नहीं गया है। देखा आपने दोस्तों, ब्लैक होल केवल विनाश की जगह नहीं है, बल्कि वे हमें क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी के बीच का सबसे गहरा संबंध समझने का मौका देते हैं। लेकिन अब एक और रोमांचक सवाल उठता है, अगर स्पेस और टाइम मुड़ सकते हैं तो क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? इस रहस्यमय सफर का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे क्या वाकई इंसान समय में आगे या पीछे जा सकता है। अध्याय 6,
क्या टाइम ट्रैवल संभव है? इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को सुधार पाएं या फ्यूचर में जाकर देख सकें कि आगे क्या होने वाला है? टाइम ट्रैवल यह सिर्फ फिल्मों की कल्पना नहीं है, बल्कि विज्ञान की एक गंभीर चर्चा का हिस्सा भी है। एक दिन कृष्णा अपने दादाजी से पूछता है, अगर मैं टाइम मशीन में बैठकर आपके बचपन में चला जाऊं, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, यह सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। और यहीं से शुरू होती है समय यात्रा की रोमांचक और रहस्यमयी दुनिया। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दिया। उन्होंने कहा, टाइम कोई स्थिर चीज नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए अलग गति से चल सकता है। एक छात्र राहुल जब पहली बार टाइम डिलेशन यानी समय विस्तार के बारे में पढ़ता है, तो उसे यकीन नहीं होता। कैसे हो सकता है कि दो लोगों के लिए समय अलग अलग गति से बीते? सोचिए, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि साबित किया गया तथ्य है। वैज्ञानिकों ने दो एटॉमिक क्लॉक्स का प्रयोग किया। एक को तेज जेट प्लेन में भेजा गया और दूसरी को धरती पर रखा गया। जब विमान लौटा तो उसकी घड़ी थोड़ी पीछे थी। इसका मतलब विमान में समय वाकई धीमा बीता। छोटा फर्क था, पर इससे यह साबित होता है कि टाइम ट्रैवल सैद्धांतिक रूप से संभव है। अब सुनिए एक दिलचस्प कहानी। निखिल और उसका जुड़वां भाई रोहन दोनों 25 साल के हैं। निखिल स्पेस क्राफ्ट में बैठकर लाइट स्पीड के करीब यात्रा करता है। 5 साल बाद जब वह लौटता है तो पाता है रोहन अब 55 साल का हो चुका है, जबकि निखिल सिर्फ 30 साल का दिखता है। निखिल के लिए केवल 5 साल बीते, लेकिन धरती पर 30 साल बीत गए, यानी निखिल ने फ्यूचर ट्रैवल कर लिया। इसे कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। NASA एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने 520 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताए थे। जब वह लौटे तो उनकी उम्र उनके जुड़वां भाई मार्क केली से थोड़ी कम थी। भविष्य में जाना तो संभव है, लेकिन पास्ट में लौटना असली चुनौती है। यहीं आता है एक अद्भुत विचार, वर्म होल। कल्पना कीजिए स्पेस टाइम फैब्रिक में एक सुरंग यानी टनल, जो दो अलग अलग समय और स्थानों को जोड़ती है। जैसे आप एक बाथटब की नाली में जाएं और दूसरे बाथटब से बाहर निकलें। बस फर्क इतना है कि दूसरा बाथटब दूसरे समय में है। आइंस्टाइन और रोजन ने बताया कि कुछ ब्लैक होल्स के बीच एक ब्रिज हो सकता है। इसे कहते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, या सरल शब्दों में वर्म होल। लेकिन रुकिए, यह सब अब तक थियोरेटिकल ही है। स्टीफन हॉकिंग और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वर्म होल मौजूद भी हों तो उन्हें स्टेबल रखने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए जो हमारी टेक्नोलॉजी के दायरे से बहुत बाहर है। अब आते हैं सबसे पेचीदे सवाल पर। अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने ग्रैंडफादर को उनके बचपन में ही मार दे तो क्या होगा? अगर दादाजी मर गए तो पिता पैदा नहीं होंगे, और आप भी नहीं। लेकिन अगर आप ही पैदा नहीं हुए तो आप अतीत में कैसे गए? यह विरोधाभास कहलाता है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कृष्णा अपनी टीचर से पूछता है, तो क्या अतीत में जाना नामुमकिन है? टीचर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद मल्टीवर्स मौजूद है, जहां हर निर्णय के साथ एक नया ब्रह्मांड बनता है। हो सकता है जब आप अतीत में जाते हैं तो वास्तव में एक पैरेलल यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार हंसते हुए कहा था, अगर टाइम ट्रैवल संभव है तो भविष्य के लोग अब तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? उन्होंने तो एक बार टाइम ट्रैवलर्स पार्टी भी रखी थी, जिसका निमंत्रण पार्टी के तय दिन के बाद में भेजा गया ताकि सिर्फ असली टाइम ट्रैवलर ही आ सके। कोई नहीं आया। शायद इसका मतलब है कि टाइम ट्रैवल तकनीकी रूप से असंभव है, या फिर इसके नियम इतने सख्त हैं कि कोई इसे तोड़ नहीं सकता। देखा दोस्तों, टाइम ट्रैवल सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम अब भी बहुत पीछे हैं।
हमें अभी फिजिक्स के कई रहस्यों को और गहराई से समझना होगा, लेकिन अगर हम समय में यात्रा नहीं कर सकते, तो क्या हम अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों तक जा सकते हैं? क्या मानव सभ्यता का भविष्य पृथ्वी से परे है? इन रोमांचक सवालों के जवाब अगले अध्याय में। अध्याय 7। क्या हम पृथ्वी पर बचे रह पाएंगे? विल वी सर्वाइव ऑन अर्थ? दोस्तों, आपने कभी सोचा है, क्या हमारी अर्थ हमेशा ऐसी ही खूबसूरत और रहने लायक रहेगी? क्या मानवता अगले 100 साल, 1000 साल या 1 मिलियन साल तक यहाँ टिक पाएगी? स्टीफन हॉकिंग का जवाब था, शायद नहीं। राहुल, एक पर्यावरण प्रेमी युवक, रोज न्यूज में देखता है क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और नेचुरल डिजास्टर्स की बढ़ती घटनाएं। वह अपनी दादी से पूछता है, क्या मेरे बच्चों के समय तक ये दुनिया ठीक रहेगी? दादी गहरी सांस लेकर कहती हैं, बेटा, यह इस पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। सोचिए, पिछले 4.5 अरब सालों से पृथ्वी पर जीवन विकसित हो रहा है, लेकिन अब पहली बार एक ही प्रजाति मनुष्य इतनी शक्ति हासिल कर चुका है कि वह अपने ही ग्रह को नष्ट कर सकता है। मानवता के सामने 5 बड़ी चुनौतियां। 1, जलवायु परिवर्तन। निखिल, एक साइंस टीचर, अपने छात्रों से कहता है, पिछले 100 सालों में पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न अजीब तरह से बदल रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, यह एक ग्लोबल क्राइसिस है जो हमारे फ्यूचर जेनरेशंस को प्रभावित करेगा। 2, न्यूक्लियर वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब्स ने दिखा दिया था कि इंसान अपने ही अस्तित्व को मिटा सकता है। और अब दुनिया में हजारों परमाणु हथियार हैं, इतने कि पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सके। कृष्णा, एक शांति कार्यकर्ता, सोचती है, क्या हम इतने मूर्ख हैं कि राजनीतिक झगड़ों के लिए पूरी मानवता को खतरे में डाल दें? इतिहास हमें बताता है, इंसैनिटी और ईगो के कारण इंसान अक्सर गलत फैसले लेता है। 3, पैंडेमिक्स। 2020 की कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें दिखा दिया कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को रोक सकता है। हॉकिंग ने पहले ही चेतावनी दी थी, भविष्य में और भी खतरनाक बीमारियां आ सकती हैं। आज के ग्लोबल ट्रैवल और पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण कोई भी नई बीमारी दुनिया भर में कुछ दिनों में फैल सकती है। 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोहन, एक एआई इंजीनियर, जानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चमत्कार कर सकती है, लेकिन इसमें खतरा भी है। हॉकिंग ने कहा था, अगर हम सावधान नहीं रहे तो एआई इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगी और फिर शायद हमें ही कंट्रोल करने लगे। एआई हमारी सबसे बड़ी खोज भी हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा भी। 5, एस्टेरॉयड कोलिजन। 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से टकराकर डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। ऐसा दोबारा भी हो सकता है। वैज्ञानिक आज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स एनईओज पर नजर रख रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या इन खतरों से बचने का कोई रास्ता है? हॉकिंग कहते थे, बिल्कुल है। वह निराशावादी नहीं थे, रियलिस्ट थे। उनका मानना था कि अगर हम समझदारी और विज्ञान दोनों का उपयोग करें तो हम इन चुनौतियों से निकल सकते हैं। राहुल और उसके दोस्त सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं? वे तय करते हैं, सोलर एनर्जी अपनाएंगे, ट्री प्लांटेशन बढ़ाएंगे, प्लास्टिक यूज कम करेंगे और लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। ये छोटे कदम हैं, लेकिन असर बड़े होंगे। निखिल कहता है, हमें साइंटिफिक रिसर्च और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए और सबसे जरूरी, एजुकेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हॉकिंग का विश्वास था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही हमें बचा सकती है, लेकिन साथ ही हमें विजडम, एम्पैथी और विजन की भी जरूरत है। हॉकिंग ने एक और क्रांतिकारी समाधान सुझाया था, हमें स्पेस में जाना चाहिए। वह कहते थे, हमें अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मतलब, अगर पृथ्वी पर कोई बड़ी आपदा आती है तो मानवता का एक हिस्सा दूसरे ग्रहों, अदर प्लैनेट्स पर बस सके। कृष्णा अपने बच्चों से कहती है,
शायद तुम्हारे बच्चे या पोते मार्स पर रहेंगे। ये अब कल्पना नहीं, बल्कि रियल पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, अगर हमें पृथ्वी पर टिके रहना है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनोवेशन और यूनिटी से काम लेना होगा। और अगर एक दिन हमें अर्थ छोड़नी भी पड़े तो हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल का अगला अध्याय शायद स्पेस में लिखा जाएगा। तो अब सवाल यह है, क्या हम सच में दूसरे ग्रहों पर कॉलोनीज बना सकते हैं? क्या यह तकनीकी रूप से संभव है? और अगर हां, तो कैसे? इन रोमांचक सवालों के जवाब अगले अध्याय में। अध्याय 8, क्या हमें अंतरिक्ष में उपनिवेश बनाने चाहिए? शुड वी कॉलोनाइज स्पेस? दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपके पोते पोतियां मार्स पर रह रहे हों, या शायद मून पर स्कूल जा रहे हों? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि यह हमारी जरूरत है, सपना नहीं। राहुल, एक स्पेस इंजीनियर, हर दिन स्पेस एक्स में रॉकेट डिजाइन करता है। उसका सपना है इंसान एक दिन दूसरे ग्रहों पर बसेंगे। दोस्त मजाक में कहते हैं, पहले पृथ्वी की समस्याएं तो सुलझा लो। लेकिन राहुल मुस्कुराता है और कहता है, अगर पृथ्वी ही सुरक्षित नहीं रही तो बाकी सब समस्याओं का क्या मतलब? हॉकिंग ने चेतावनी दी थी, हमें अगले 100 सालों में दूसरे ग्रहों पर कॉलोनीज बनानी होंगी, वरना मानवता खतरे में पड़ सकती है। क्यों जरूरी है स्पेस कॉलोनाइजेशन? निखिल, एक साइंस टीचर, अपने छात्रों को समझाता है, कल्पना करो कि तुम्हारे सारे अंडे एक ही टोकरी में हैं। अगर वो टोकरी गिर जाए तो सब टूट जाएंगे। फिलहाल मानवता का यही हाल है। हम सब एक ही ग्रह पर हैं। अगर पृथ्वी पर कोई ग्लोबल कैटास्ट्रोफी हो जाए, जैसे न्यूक्लियर वॉर, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट या कोई डेडली पैंडेमिक, तो पूरी मानवता खत्म हो सकती है। लेकिन अगर हमने दूसरे ग्रहों पर कॉलोनीज बनाई हों, तो कम से कम मानव सभ्यता का एक हिस्सा बच सकता है। हॉकिंग ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 सालों तक बचेगी अगर हम खुद को इस नाजुक ग्रह तक सीमित रखेंगे। यह कोई डराने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक साइंटिफिक वार्निंग थी। कृष्णा बच्चों से पूछती है, अगर तुम्हें किसी दूसरे ग्रह पर जाना हो तो पहले कहां जाओगे? एक बच्चा तुरंत जवाब देता है, चांद, क्योंकि वो सबसे नजदीक है। बिल्कुल सही। हॉकिंग ने कहा था, द मून शुड बी आवर फर्स्ट गोल, इट्स क्लोज एंड एक्सेसिबल। चांद पर एक बेस कैंप बनाया जा सकता है जहां से हम बाकी सोलर सिस्टम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन चुनौती आसान नहीं है। वहां एयर नहीं है, वाटर नहीं है, और तापमान दिन में 127 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। फिर भी वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संभव है। हम डोम्स बना सकते हैं, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हैं और चांद की मिट्टी से ही रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। हॉकिंग ने सुझाव दिया था, 2020 तक मून बेस और 2025 तक मार्स पर ह्यूमन मिशन। भले ही हम उस टाइमलाइन से पीछे हैं, लेकिन योजनाएं अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं मार्स की। रोहन, एक एस्ट्रोनॉमर, बताता है, मंगल पृथ्वी के सबसे करीब है और वहां पानी है, बर्फ के रूप में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वाटर का मतलब है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और लाइफ की संभावना। मंगल पर कभी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी जिससे मिनरल्स और मेटल्स सतह तक आए होंगे, यानी रिसोर्सेज का भंडार। लेकिन मुश्किलें भी बड़ी हैं। मंगल का वातावरण 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। औसत तापमान ऋणात्मक 63 डिग्री सेल्सियस है। मंगल तक यात्रा में 6 से 9 महीने लगते हैं और स्पेस रेडिएशन से सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। निखिल अपनी क्लास में एक रोमांचक शब्द समझाता है, टेराफॉर्मिंग। कृष्णा उत्सुकता से पूछती है, यह क्या होता है? निखिल बताता है, टेराफॉर्मिंग मतलब किसी ग्रह को ऐसा बनाना कि वह अर्थ जैसा बन जाए। वैज्ञानिक क्रिस्टोफर मैक्के और रॉबर्ट जुब्रिन ने एक प्लान बनाया है। मंगल पर ग्रीन हाउस गैस छोड़ें ताकि तापमान बढ़े। इससे ध्रुवों की आइस कैप्स पिघलेंगी और CO2 रिलीज होगा। फिर भेजें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो CO2 को ऑन ऑक्सीजन में बदलेंगे।
धीरे धीरे प्लांट्स और फिर एनिमल्स शुरू होंगे, और एक दिन इंसान बिना स्पेस सूट के भी सांस ले सकेगा। सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है यह 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी से संभव है। राहुल एक गहरी बात कहता है, क्या हमें दूसरे ग्रहों को बदलने का अधिकार है? क्या हम फिर से वही गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने पृथ्वी पर की? हॉकिंग का जवाब था, हमें सावधान रहना होगा, लेकिन अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें अंतरिक्ष में फैलना ही होगा। उन्होंने कहा था, अगर मानव जाति को अगले 10 लाख साल तक जीवित रहना है तो हमें साहस के साथ वहां जाना होगा जहां कोई पहले नहीं गया। दोस्तों, स्पेस कॉलोनाइजेशन सिर्फ एक रोमांचक विचार नहीं है, यह मानवता के अस्तित्व की इंश्योरेंस पॉलिसी है। हमें पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी है और साथ ही भविष्य की तैयारी भी करनी है, क्योंकि अगर हमने आगे बढ़ना बंद कर दिया तो शायद मानव सभ्यता यहीं थम जाएगी। लेकिन हॉकिंग के अनुसार भविष्य उन्हीं का होता है जो सितारों की ओर देखते हैं। अब सवाल है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इस भविष्य में हमारी मदद करेगी या हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनेगी? इसका जवाब अगले अध्याय में। अध्याय 9, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे आगे निकल जाएगी? विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउटस्मार्ट अस? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन मशीनें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी? या और डरावना, वे हमें ही खत्म कर दें? स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी, द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक चेतावनी थी। राहुल, एक एआई इंजीनियर, हर दिन मशीन लर्निंग मॉडल बनाता है। उसकी दोस्त आरती पूछती है, लेकिन एआई तो हमारी मदद कर रहा है डॉक्टरों और ड्राइविंग ट्रांसलेशन में। राहुल मुस्कुराता है, हाँ, अभी तो मदद कर रहा है, पर हॉकिंग की चिंता भविष्य को लेकर थी। सोचिए, हॉकिंग खुद भी एआई की मदद से बोलते थे। उनका कंप्यूटर इंटेल और स्विफ्ट की तकनीक से चलता था, जो उनके सोचने के पैटर्न को सीखकर शब्द सुझाता था। उन्होंने माना था कि शुरुआती एआई बेहद उपयोगी है, लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हुआ तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। हॉकिंग ने कहा था कि एआई दवा, गरीबी और पर्यावरण जैसी समस्याओं को हल कर सकता है, लेकिन असली खतरा बेकाबू एआई से है, जो सुपर इंटेलिजेंट बन सकता है। दार्शनिक कृष्णा पूछती है, अगर एआई हमसे ज्यादा स्मार्ट हो गया तो क्या होगा? हॉकिंग का जवाब था, वह खुद को बार बार रीडिजाइन करेगा और एक्सपोनेंशियली इवॉल्व करेगा। इंसान, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से सीमित हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक मशीन जो हर घंटे खुद को बेहतर बना ले, फिर हर मिनट, फिर हर सेकंड। हॉकिंग ने लिखा था कि एक दिन मशीनों की बुद्धिमत्ता हमारी बुद्धिमत्ता से उतनी ही ज्यादा हो सकती है जितनी हमारी घोंघे से होती है, और तब हम उस घोंघे की स्थिति में होंगे। एआई का सबसे खतरनाक रूप ऑटोनॉमस वेपन हो सकते हैं, ऐसे हथियार जो बिना इंसान के आदेश के हमला कर सकें। हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि यह तकनीक तानाशाहों या अपराधियों के हाथ में पड़ गई तो पूरी दुनिया में अस्थिरता और युद्ध छिड़ सकता है। निखिल कहती है, लेकिन हम नियम बना सकते हैं ना? राहुल जवाब देता है, लेकिन क्या हर देश उन्हें मानेगा? और अगर एआई इतना स्मार्ट हुआ कि वह उन नियमों को बायपास कर दे तो? खतरा सिर्फ अस्तित्व का नहीं है, सामाजिक और आर्थिक असर भी गहरे होंगे। अगर मशीनें सारे काम कर लें तो इंसान क्या करेगा? हॉकिंग ने कहा था कि ऑटोमेशन से मास अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी। धन कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाएगा, जबकि बाकी लोग नौकरी और आय दोनों से वंचित रह जाएंगे। और सबसे डरावनी संभावना कि एआई अपनी विल या इंटेंशन विकसित कर ले जो मानव हितों से टकरा जाए। अगर कोई एआई यह निष्कर्ष निकाले कि मनुष्य पृथ्वी के लिए हानिकारक हैं, तो वह उन्हें हटाना चाह सकता है, बिना नफरत के, बस लॉजिक के आधार पर। लेकिन दोस्तों, हॉकिंग ने निराशा नहीं फैलाई। उन्होंने सुरक्षित एआई की वकालत की। उन्होंने 2015 में एलन मस्क और अन्य वैज्ञानिकों के साथ एक खुला पत्र साइन किया,
जिसमें कहा गया कि हमें एआई को रोकना नहीं बल्कि सुरक्षित और एथिकल बनाना चाहिए। तो समाधान क्या है? एआई को ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइन करो, उसकी डिसीजन मेकिंग को ट्रांसपेरेंट बनाओ, इंटरनेशनल लॉज और कोलैबोरेशन बढ़ाओ, और सबसे जरूरी, इंसान को हमेशा नियंत्रण में रखो। हॉकिंग ने कहा था, एआई कुड बी द बेस्ट थिंग टू हैपन टू सिविलाइजेशन और द वर्स्ट। द चॉइस इज आवर्स। देखा आपने दोस्तों, एआई न तो दुश्मन है न मसीहा, यह सिर्फ एक टूल है। लेकिन अगर हम इसे बिना जिम्मेदारी के इस्तेमाल करें तो यह हमारे ही अस्तित्व को मिटा सकता है और यही तय करेगा भविष्य में दुनिया पर राज इंसान करेंगे या मशीनें। अध्याय 10, हम भविष्य को कैसे आकार दें? हाउ डू वी शेप द फ्यूचर? दोस्तों, अब हम इस अद्भुत यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल, टाइम ट्रैवल और मानवता के भविष्य के बारे में जाना, लेकिन सबसे अहम सवाल है, हम क्या करेंगे? राहुल, एक युवा वैज्ञानिक, रात में अपने बच्चों के साथ तारों को देखता है। उसकी बेटी पूछती है, पापा, क्या मैं बड़े होकर मंगल पर रहूंगी? राहुल मुस्कुराता है, बेटा, यह तुम्हारी पीढ़ी पर निर्भर करता है कि तुम क्या निर्णय लेती हो। स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा था, वी आर द मेकर्स ऑफ आवर ओन फ्यूचर। What happens next depends on our actions. हॉकिंग की सबसे बड़ी सलाह थी, Remember to look up at the stars and not down at your feet. उनकी जिज्ञासा ने उन्हें महान बनाया। भले ही उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, उनका मन ब्रह्मांड की गहराइयों में लगातार यात्रा करता रहा। कृष्णा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, कहती है, मानवता की प्रगति के लिए शिक्षा में निवेश करना जरूरी है। यह सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच, तर्क, सवाल पूछना और सबूत पर निर्णय लेना है। हॉकिंग ने चेतावनी दी कि अज्ञानता और अंधविश्वास हमें पीछे खींच सकते हैं, जबकि ज्ञान और विज्ञान ही आगे बढ़ा सकते हैं। रोहन राजनयिक कहते हैं कि हॉकिंग मानते थे कि जलवायु परिवर्तन, परमाणु खतरे और महामारी जैसी समस्याएं वैश्विक हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही इन्हें हल किया जा सकता है। जैसा हॉकिंग ने कहा, फ्रॉम स्पेस वी सी नो बॉर्डर्स, ओनली यूनिटी, वन प्लैनेट, वन ह्यूमैनिटी। निखिल, एक एआई शोधकर्ता, कहती हैं कि तकनीक न तो अच्छी है न बुरी, यह हमारे उपयोग पर निर्भर करती है। एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये इंसान को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या तबाही ला सकते हैं। नैतिक दिशा, पारदर्शिता और मानवता के हित में तकनीक का उपयोग जरूरी है। कृष्णा, एनवायरनमेंटलिस्ट, कहती हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकना मानवता के लिए जीवनदायिनी है। हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर वर्तमान दर से ऊर्जा और जनसंख्या बढ़ी तो पृथ्वी एक विशाल आग का गोला बन सकती है। हम अभी भी बदलाव ला सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाकर, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और सस्टेनेबल लिविंग करके। राहुल कहते हैं, हॉकिंग ने कहा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। चांद और मंगल पर उपनिवेश सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि मानवता के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां इसे सच कर रही हैं। तो दोस्तों, यहां खत्म होती है स्टीफन हॉकिंग की अद्भुत किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस की हमारी यात्रा। आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड कुछ भी नहीं से बना, कैसे समय खुद ही एक रचना है और कैसे ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करते हैं। हमने जाना कि मानवता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, एआई, लेकिन हमारे पास समाधान भी हैं। याद रखिए दोस्तों, हॉकिंग को 21 साल की उम्र में कहा गया था कि उनके पास सिर्फ 2 साल हैं, लेकिन वे 66 साल तक जिए और ब्रह्मांड को समझने में आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़ा योगदान दिया। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 237 हफ्तों तक बेस्ट सेलर रही। उनका संदेश सरल था, बी क्यूरियस, बी ब्रेव, बी डिटर्मिन्ड, लुक अप एट द स्टार्स, नॉट डाउन एट योर फीट। उत्सुक रहो, बहादुर बनो, दृढ़ निश्चयी बनो, तारों की तरफ देखो, अपने पैरों की तरफ नहीं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो बुक बकेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि रखते हैं और कमेंट में बताइए आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया। जैसा कि हॉकिंग ने कहा था, While there's life, there is hope। जब तक जीवन है, आशा है। और यकीन मानिए, विज्ञान हमें वह आशा देता है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और तारों की तरफ देखते रहिए। धन्यवाद।